In this video, we are going to talk about the secondary batteries. Okay. हम पहले से जानते हैं कि सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं वो होती हैं जिनको हम बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज, ओके। जो बैटरीज को बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं, दोज वर कॉल्ड द रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैटरी जो कंसिडर की जाती है उसको हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, इसका जनरली यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में और इन्वर्टर्स में जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती हैं। इवन बड़े बड़े व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए और उन्हें चलाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अंदर लिक्विड केमिकल्स भरे रहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसमें एनोड जो होता है, एनोड दैट इज़ ऑफ मेड अप ऑफ लेड। और अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड इज़ मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड। जनरली हम इसको दिखाते हैं PvO2 के नाम से। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो होगा लेड ऑक्साइड जो हो जाएगा उसे बोल देंगे हम कि ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, और इसी के अंदर 38% डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन भरा रहता है, सोल्यूशन फिल रहता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ऑलराइट, इसके बाद इस बैटरी के अंदर जो कुछ भी रिएक्शंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि एनोड पर किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, तो एनोड पे होता है लेड, जो हम पहले से जानते हैं, जो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, SO4 टू निगेटिव के साथ, जो एसिड इसमें प्रेजेंट हो, और बना लेता है PbSO4। और PbSO4 एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक, साथ में रिलीज़ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा हमेशा ही एनोड के ऊपर होता है। ठीक, फिर क्या होगा, रिएक्शन होती है कैथोड पर, और हमको पता है कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है PbO2। ठीक, ये भी रिएक्शन करेगा किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि SO4 टू निगेटिव से। ठीक, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर हो जाएगा pH प्लस। ठीक, और विद द 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन प्रोसीड, और व्हाट वी सी द फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 टेक प्लेस। ऑलराइट, और साथ में फॉर्मेशन होता है PbSO4 के साथ वाटर मॉलिक्यूल का। ऑलराइट, इन द लिक्विड फॉर्म, और ये होता है सॉलिड। अगर हम इन सब की एक नेट रिएक्शन लिखने की कोशिश करें इन दोनों की, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास था PbS, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास है ये PbO2 प्लस Pb प्लस H2SO4 जो सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। ठीक, रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा PbSO4, और साथ में हो जाता है 2H2। यानी कि दोनों रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं किसके, SO4 के, तो हम ये कर देंगे, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल, रिएक्शन हमारी टोटल क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है। अब जब ये बैटरी चार्ज होती है, व्हेन द बैटरी गेट चार्जिंग, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स, इन दैट सच सिचुएशन रिएक्शन विल बी रिवर्स, और एनोड जो है Pb को कलेक्ट कर लेगा, और कैथोड पर जो होगा वो PbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और किसी भी बैटरी के लिए, अच्छी बैटरी होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उस बैटरी के जितने भी साइकिल्स होते हैं, यानी कि रिचार्जिंग, जितनी बार वो रिचार्ज करके यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द बैटरी, कि वो बैटरी अच्छी कंडीशन की होगी। ठीक, इसके बाद एक दूसरी बैटरी जो दी है, दैट इज़ निकल कैडमियम बैटरी।
एक्चुअली ये बैटरीज लेड बैटरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है कि दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होता है, इन बैटरीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत कॉस्टली चीज़ों में ही यूज़ किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कैडमियम रहता है, ठीक, और साथ में रहता है निकल का हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन होती है इनकी, तो यहाँ पर बनता है कैडमियम ऑक्साइड और साथ में फॉर्मेशन होता है निकल हाइड्रोक्साइड, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैडमियम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर हो जाती है +2। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और यहाँ पे हो जाती है +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और दोनों हाफ सेल मिलाकर ये रिएक्शन कर लेते हैं। इस तरह के रिएक्शंस में या इस तरह के सेल्स में क्या होता है, लेबल्स बने रहते हैं, बहुत सारे लेबल्स। ठीक, और उसमें लेयर्स होती हैं और लेयर्स को एक दूसरे पर लपेटने के बाद ही इन सेल्स को बनाया जाता है। इट इज़ नॉट जनरली आस्क क्वेश्चन, बस जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन किस तरीके से होगी इसके अंदर। अगली बात कर लेते हैं हम फ्यूल सेल की। ऑलराइट, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में कोल का यूज़ किया जाता है वाटर की स्टीम बनाने के लिए, और ये स्टीम फिर पास कराई जाती है ओवर टरबाइन, और टरबाइन जब रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और इसके लिए हम कोल का यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम बनाने के लिए। स्टीम जो होती है पास कराई जाती है टरबाइन पे, टरबाइन जब रोटेट करेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन के आएगी। लेकिन ये ओनली 30% इफ़िशिएंट मेथड है, मतलब इतना इफ़िशिएंट कि आप 30% एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो अगर आप ओवरऑल 100% एनर्जी प्रोवाइड आप इसके अंदर ईंधन लगाओगे, तो उसका सिर्फ 30% ही यूज़ होने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्म करके देगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए और एक ऐसे सेल का फॉर्मेशन करने के लिए जिसके अंदर हम किसी रिएक्टेंट को पास कराएं, ठीक, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकले और हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल भी लें। ठीक, अब आपको यहाँ पर अपोलो मिशन की याद आ रही होगी। अपोलो मिशन ये एक मिशन था चांद पे जाने वाला। ठीक, इस मिशन के अंदर इसी सिस्टम का यूज़ किया गया, मतलब एक तरीके से हम बात करने वाले हैं फ्यूल सेल का यूज़ किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेल बनाया, मैं यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ कुछ ऐसा। कुछ इस तरीके का एक सेल था। ठीक, और यहाँ पर पोरस एनोड और कैथोड लगा दिए गए, ठीक, कार्बन के और ग्रेफाइट के, और यहाँ से जाता है निकल के हमारा H2 गैस और इसमें जाती है हमारी O2 गैस। ठीक, जब ये गैसें इसके पार होती हैं, इस एरिया में पहुँचती हैं, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाती हैं H2O और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो रहता है, ये रहती है पॉजिटिव साइड हमेशा की तरह कैथोड, और ये रहता है हमारा नेगेटिव साइड हमेशा की तरह एनोड। ऑलराइट, इसका यूज़ किया जाता था एनर्जी की जनरेशन के लिए। इन दी सेल जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सेल में कंटिन्यूसली, यानी कि रिएक्टेंट कंटिन्यूसली जाते रहेंगे और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट से होते हुए निकलता रहेगा, और इसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। कैथोड है, ठीक, यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कैथोड पर जाएगी, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, ये रही हमारी कैथोड और इस पर ऑक्सीजन गई, और ये क्या करती है, यहाँ पर वाटर जो अंदर लिया गया है उससे रिएक्ट करती है। ठीक, और विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक,
और रिएक्शन के बाद हमको मिलते हैं 4OH नेगेटिव। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम एनोड के ऊपर क्या होगा। तो एनोड पर हमारी कौन सी गैस जा रही है, हाइड्रोजन गैस जा रही है, ठीक, हाइड्रोजन गैस। और ये गैस वहाँ जाने के बाद रिएक्शन करती है, जो भी इसके अंदर सिलेंडर के बीच वाले हिस्से में कलेक्ट हो गया है OH, उससे रिएक्शन करेगी और ये फॉर्मेशन कर लेगी यहाँ पर 4 टाइम H2O का, और साथ में रिलीज़ करेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन्स फर्दर यूज्ड इन द रिएक्शन। और अगर हम इसकी ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमारी रिएक्शन सिंपली बहुत बेहतर बन जाती है। जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पर कि 4 इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इस 4OH से ये कट जाएंगे, और हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो आएगी 2H2 प्लस O2 रिएक्शन हो गई, ठीक। और ये 2 हैं और इधर 4 हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2H2O, और साथ में निकलती है एनर्जी। और माइंड ब्लोइंग थिंग जो है इसके बारे में समझने की, कि इस मेथड के अंदर लगभग 70% इफ़िशिएंट एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी कोल प्रोड्यूसिंग रिएक्शन की कंपेयर में, तो ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही इफ़िशिएंट है, क्योंकि ये 30% इफ़िशिएंट होती है और ये होती है 70%। ऑलराइट, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करने वाले हैं यहाँ पर। ऑलराइट, हम अगले पे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो चीज़ हमारी रह गई है अब समझने से, दैट इज़ व्हाट द क्रोजन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम यहाँ पर क्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। क्रोजन को जनरली जब हम 10th में पढ़ते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एनवायरमेंटल प्रोसेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर मेटल्स एक्सपोज रहती हैं टू CO2 और H2O और O2, ठीक, इन गैसेस को, तो वो मेटल्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेंसिड हो जाती हैं। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्रोजन। एक्चुअली जनरली जब हम 10th में होते हैं तो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो क्रोजन और इसके साथ में होती है रेंसिडिटी। ऑलराइट, तो अगर हम क्रोजन की बात करें और रेंसिडिटी की बात करें, तो क्रोजन जो होता है ये मेटल्स में होता है, एक तरीके से मेटल का सड़ना समझ लें, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो मेटल्स के ऊपर जंग लगती है उसे बोलते हैं क्रोजन, ठीक। दूसरा टॉपिक होता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ये फूड मटेरियल जो फैट या फिर ऑयल कंटेंट करते हैं उन मटेरियल्स का सड़ना कहलाता है रेंसिडिटी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रोजन की। क्रोजन जो है एक फिनोमिना है, और वो भी कैसी फिनोमिना, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। और इस जगह पर हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, दिस इज़ ऑल्सो क्रोजन, कंसिडर एज ए क्रोजन, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, पार्टिकुलरली किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगने के बाद एक ब्राउन कलर का मटेरियल बनता है, ठीक। जिस ब्राउन कलर के मटेरियल को बोलते हैं हम Fe2O3.32 टाइम H2O मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ये क्या होता है, ये रस्टिंग के बाद बनने वाला कंपाउंड है, इसको ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड थिंग जो इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो Fe है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। लेट मी चेंज द पेन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +3, ठीक। तो ये कंपाउंड बनता है और ये रहता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा जब किसी भी रिएक्शंस के अंदर
जो हमारे पास आयरन होगा दैट वर्क्स एज ए एनोड, और यहाँ पर आयरन रिएक्शन में जाता है और फॉर्मेशन कर लेता है Fe2 पॉजिटिव का, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, और एक दूसरे स्पॉट पर एट अ स्पॉट रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक। और उस रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि वो रिएक्शन होगी कैथोड पर। हम पहले से जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है O2, वो क्या करती है, जो H पॉजिटिव होता है, एक्चुअली ये जो H पॉजिटिव आया है ये आया है फ्रॉम H2O एंड CO2। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये फॉर्मेशन कर लेते हैं H2CO3 का, और इससे रिलीज होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक। तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक। तो यहाँ से जो H प्लस आया है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन विल बी कंज्यूम्ड एंड द फॉर्मेशन होगा H2O का, ठीक। अगर हम पहली रिएक्शन का सेल पोटेंशियल देखें तो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पर जो Fe2 पॉजिटिव बन रहा है किससे, Fe से, दैट इज़ -0.44 वोल्ट। और अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे ऑक्सीजन के बाद वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज़ 1.243 वोल्ट। ऑलराइट, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, 2Fe प्लस O2 रिएक्शन होगी 4H पॉजिटिव, एंड हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा 2Fe2 पॉजिटिव का, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा 2H2O। ऑलराइट, वेरी गुड। और ये जो पूरी रिएक्शन है इसका जो पोटेंशियल आएगा सेल का, दैट कम्स आउट 1.67 वोल्ट। इस तरीके से क्रोजन की रिएक्शन पूरी हो जाती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करें इन द टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हाउ द वन ऑफ एक्ट एज ए कैथोड एंड द अदर वन एक्ट एज ए एनोड, तो उस रिएक्शंस के अंदर ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। ऑलराइट, तो इसको ऊपर ध्यान देने का है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रिएक्शंस तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए ठीक से एट अ मोमेंट और जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर आपके क्वेश्चंस में जो आंसर होते हैं उनको उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिल पाती। ऑलराइट, हम फर्दर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीटेड। सो इसकी जो 2-3 वीडियो हैं मैं और डाल दूँगा, और उसके साथ ही जो अभी तक 2022 तक 2014 से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री से बाय टुमारो ऑनवर्ड यू विल रिसीव ऑल द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियो डे वाइज, साथ में ईयर वाइज आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।